अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी 7 भाइयों की अकलौती बहन थी, लेकिन शादी के बाद मैके जाने का नाम ना लेती। एक दिन मैं इसे अचानक मैके ले गया तो इसका रंग पीला पड़ गया, मगर बोली कुछ नहीं। मैं रात को घर आया तो ख्वाब में बीवी को रोते हुए देखा। मेरा दिल घबरा गया। फौरन बीवी के मैके गया, मगर घर पर ताला था। मैं वापस जाने लगा तो अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। मैं दीवार फलांगकर घर में दाखिल हो गया तो सामने का मंजर देखकर होश उड़ गए। मेरे लिए ये हैरान कौन सी बात थी कि मेरी बीवी 7 भाइयों की अकलौती और लाडली बहन थी, और सातों भाई अच्छे खासे खाते पीते खानदान से थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहन के लिए मेरा इंतखाब किया था। जब जमशेद ने मुझसे अपने मुंह से कहा कि वो अपनी बहन सारा की शादी मुझसे करना चाहता है, तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि सारा इनकी अकलौती बहन है, जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला है, और अपनी लाडली बहन की शादी वो मुझसे क्यों कर रहे हैं। मुझ में तो ऐसी कोई भी खूबी नहीं है। मैं गंदमी रंगत का नौजवान था और मेरी उम्र भी 35 के लगभग थी, और मैं बामुश्किल ही अपना घर का निजाम चलाता था। मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। ना मेरे वालिदैन थे, ना ही कोई करीबी रिश्तेदार मुझे तो कोई भी रिश्ता देने के लिए तैयार ही नहीं होता था। कई लोगों से मैं शादी के लिए कह चुका था, लेकिन वो कहते कि अकेला मर्द है, ना कोई आगे है ना पीछे, और छोटा सा एक कमरे पर मुश्तमिल घर है, छोटी सी परचून की दुकान है। ये तो हमारी बच्ची की जरूरियात भी ठीक से पूरी नहीं कर सकता। ख्वाहिशात क्या पूरी करेगा। मेरे सांवले रंग रूप को देखकर आम शक्ल सूरत की लड़की भी मुंह फेर लेती थी। तो फिर जमशेद की बहन पूरे मोहल्ले में वो लोग अमीर और इज्जतदार कहलाए जाते थे। आज तक मैंने कभी सारा को देखा नहीं था, क्योंकि वो चादर से चेहरा अच्छे से छुपा कर आती जाती थी। और फिर जमशेद की बहन को देखने की जुर्रत मोहल्ले का कोई भी नौजवान नहीं कर सकता था, क्योंकि सातों भाई बहुत बहादुर और दलेर थे और पूरे मोहल्ले में इनकी दाग बैठी थी। सब डरते थे। सबको पता था कि ये जमशेद की बहन है, और मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि नजरें भी उठा के देखने की कोशिश करता। असल में राशन मेरी ही परचून की दुकान पर ज्यादा था और मैं घर तक राशन पहुंचाता था, लेकिन घर के दरवाजे के अंदर आने की इजाजत मुझे नहीं थी, और ऐसा कई सालों से होता रहा था। बहरहाल मैं नहीं जानता था कि वो अपनी बहन की शादी के लिए मुझे कहेगा, और वो भी अपनी जबान से। मैं बेयकीनी से जमशेद की शक्ल दिख रहा था। मैंने कहा, साहब जी आपने क्या कहा है? कहने लगा कि मैं अपनी बहन सारा की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। मैं कहाँ और आपकी बहन कहाँ? मैंने झिझकते हुए कहा। वो कहने लगा कि इसमें हमारी और हमारी बहन की रजामंदी शामिल है। बस तुम जुमे वाले दिन दोपहर को गवाहों के साथ और नुकाह ख्वाह के साथ आ जाना। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है। क्या यूं रिश्ते होते हैं और क्या यूं शादी होती है? आनन फानन मुझे तो लग रहा था जैसे उन्होंने रिश्ते की बात ना की हो, बल्कि मुझे कोई हुक्म सुनाया हो। बहरहाल मैं अपने घर आ गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या जमशेद का दिमाग फिर गया है, जो अपनी अकलौती और लाडली बहन की शादी मुझसे कर रहा है, मुझ जैसे गरीब से, जिसे कोई गरीब भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। ये बात मेरे लिए काबिल तफसीश थी, हैरान कुन थी। मैं आधी रात तक इसी नहज पर सोचता रहा। खैर, वो अपनी बहन की शादी मेरे साथ क्यों करना चाहता है? फिर मेरा दिमाग में आया कि हो सकता है इसकी बहन ज्यादा खूबसूरत ना हो, इसका रिश्ता ना आता हो, लेकिन फिर भी अगर लड़की के पास खूबसूरती ना हो और दौलत हो, 7 भाइयों का रोब हो, तो ऐसी बहन को कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता है। फिर मुझे ही इंतखाब क्यों किया गया? मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा आम शक्ल का नौजवान था। मुझे तो लड़कियां देखकर अपना चेहरा बदलती थीं, माथे पर बल डालती थीं, चेहरे पे नागवारी सजा लेती थीं। फिर मुझ जैसे शख्स से जमशेद को अपनी बहन का रिश्ता देना और निकाह के लिए इसरार करना, ये अकल को हैरान कर रहा था। ये रिश्ता मेरे लिए एक पहेली बनता जा रहा था।
میری عقل سوچنے سے قاصر تھی۔ آخر کیسے جمشید اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کا رشتہ مجھے دے سکتا ہے، وہ بھی مجھے اس لڑکی کے رشتے کے لیے طلبگار تو بہت ہوں گے، اور جمشید اور اس کے بھائیوں کا جتنا ٹیکا تھا، ہر شخص اس کے گھر رشتہ کرنے کا آرزو مند ہوگا، پھر مجھے ہی کیوں چنا گیا؟ 2 دن سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یقیناً اس کی بہن بدصورت ہوگی، ویسے بھی اکثر اسے چہرہ چھپائے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، اس لیے مجھ سے یہ بات کہی۔ بہرحال مجھے اپنے گھر کا نظام کو چلانے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا اور جمعے والے دن نکاح خواں اور چند گواہوں کو بھی لے گیا، اور جس سے بھی کہا کہ جمشید اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا چاہتا ہے، تو سبھی مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کے میں حیران تھا۔ بہرحال جب میں گھر گیا تو گھر میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بس ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا، سادگی سے نکاح ہوا اور ساتوں بھائی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑوں سے یہ تک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہو، عجیب سی شادی تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، اور وہ بھی اتنی سادگی سے، کسی کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جتنے سوال اس وقت میرے دماغ میں چل رہے تھے، اتنے ہی تمام محلے داروں کے دماغوں میں بھی چل رہے ہوں گے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ہمارے سامنے کھانا رکھا گیا، صرف بریانی، بنا رائتا، بنا چٹنی، بنا کسی میٹھے کے۔ میں نے بس چند نوالے ہی لیے تھے، میں بے حد پریشان ہوا تھا، ایسی شادی نہ کبھی کہیں دیکھی تھی اور نہ ہی باراتیوں کا ایسا روکھا سوکھا استقبال، اور پھر وہ بھی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی شادی، بلکہ میں تو سوچتا تھا کہ جب اس کی بہن کا رشتہ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو یہ لوگ خوشی کے مارے پورے محلے کو بلائیں گے، چلو اس بہانے ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا نکاح مجھ سے ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا۔ جہیز کے نام پر ایک تھیلا انہوں نے نہیں دیا تھا۔ اس کی بہن کالی چادر میں لپٹی ہوئی گھونگھڑ نکال کر میرے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال حالانکہ میرا گھر گلی کے آخر میں چھوٹا سا مکان تھا، لیکن پھر بھی میں نے گاڑی کا انتظام کیا تھا، میں اسے گاڑی میں ہی اپنے گھر تک لے کر گیا۔ وہ بھی ایک محلے دار کی گاڑی تھی جو میرے کہنے پر تیار ہو گیا۔ تھوڑا سا سفر تھا، لیکن میں اپنی طرف سے اس لڑکی کو پوری عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا چلو جو سوال میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں اس کا جواب اپنی بیوی سے پوچھ لوں گا، آخر وجہ کیا تھی۔ لیکن بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ یقیناً اس کی بہن خوبصورت تو بالکل نہیں ہوگی، تب بھی مجھ جیسے سے انہوں نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ بہن عمر کی بھی زیادہ ہوگی، اچھا رشتہ نہ آتا ہو، کئی سوالات میرے دماغ میں کل بلا رہے تھے۔ ہاں بہرحال جیسے میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے سارا کا ہاتھ پکڑ لیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے وہ کانپ رہی ہے، کافی خوفزدہ ہے، ڈری ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے تک لے گیا۔ میرے کمرے میں بس اماں کے زمانے کا پرانا پلنگ تھا، میں نے تھوڑے بہت پیسے دے کر اسی کو پالش کروایا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں سکون سے بیٹھ سکتی ہیں، چادر بھی اتار سکتی ہیں، میں آپ کے کھانے کا کچھ انتظام کر دوں اگر آپ کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ لڑکی نے کچھ کھایا بھی ہے کہ بھوکی آ گئی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑی عجیب سی سچویشن تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتا نہیں کیوں میرے دل میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھ رہا تھا۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آیا کہ جمشید نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کیوں کی، اور دوسرا یہ کہ شادی اس طرح سے چوروں کی طرح چھپ کر کیوں کی کہ کوئی اہتمام ہی نہیں کیا گیا، اور ایسے شادی ہو تو انسان شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سوچنے لگتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی۔ کچھ میں ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا کیونکہ صرف 8 دن کا وقت ملا تھا۔ وہ یہی سوچنے میں گزر گیا کہ آخر میں ہی کیوں۔ پھر سوچا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے کیونکہ میرے ہر سوال کا جواب سارا کے پاس تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں آج کی رات سوال جواب کرنا مناسب رہے گا کہ نہیں۔
एक तो शादी के मामले में वैसे ही मुझ में एतमाद की थोड़ी कमी थी, क्योंकि हमेशा मेरी शक्ल देखकर रिश्ते से इनकार हुआ था। फिर शादी का हो जाना ही मेरे लिए एक अनोखी सी बात थी। फिर एक लड़की के साथ बात करना और बीवी की हैसियत से करना मुझे काफी मुश्किल लग रहा था। बहरहाल मैं कमरे में दाखिल हुआ। इस वक्त सारा ने चादर उतार दी थी। हल्का फैंसी सा गुलाबी रंग का जोड़ा पहन रखा था। जेवर के नाम पे कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ हल्का फुल्का मेकअप। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने जाकर बैठा और इसे देखा तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वो लड़की तो बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। और दूसरी बात जिसका मुझे जोरदार झटका लगा था वो ये था कि वो बामुश्किल 19-20 साल की लड़की थी, कम उम्र, और मैं 36 साल का। मुझे अपना आप इसके सामने बिल्कुल बेवकूफ सा लग रहा था। और अब तो मेरे दिल में और दिमाग में मजीद सवालात का अंबार भरने लगा था कि अपनी इतनी खूबसूरत हसीन बहन की शादी जमशेद ने मुझ जैसे शख्स से क्यों की, जिसके पास ना तो दौलत और ना ही खूबसूरती है, ना ही मर्दाना वजाहत है। मैं तो बिल्कुल जीरो था। इसके आगे मजीद उलझन का शिकार होके रह गया था। मैं जो सोच रहा था कि इस लड़की से ढेर सारे सवाल करूंगा, मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। क्या सवाल करता, इसका हुस्न मुझे लाजवाब कर गया था। मैं फौरन से बेड से खड़ा हो गया। शायद इसे यूं उम्मीद नहीं थी। इसने एक नजर मुझे देखा, फिर शर्म से नजरें झुका ली। मैंने कहा, आप तो मोहतरमा, आप तो काफी खूबसूरत हैं और कम उम्र भी हैं। मेरे सवाल पर इसने मेरी तरफ देखा। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। मैंने झूठ नहीं बोला था, सच्ची बात कह दी, क्योंकि मैं मजीद ज़हनी उलझन का शिकार होने लगा था। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं ये हैरान था कि इस लड़की ने भी मुझे देखा। इसे तो मुझसे ज्यादा हैरत होनी चाहिए थी, बल्कि मेरे हिसाब से इसे आंसू बहाने चाहिए थे, रोना चाहिए था। इसकी किस्मत मुझ जैसे शख्स से जुड़ गई थी। बिल्कुल दूधिया रंगत की मालक थी और मैं एकदम सांवला सलोना शख्स लेकर ना तो वह हैरान हुई, ना ही इसके चेहरे पर नागवारी फैली, ना वो रोई। और मैं ये सोचकर परेशान था। कहने लगी, बैठ जाइए। मैं तो अपने चकराते दिमाग को पकड़कर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जमशेद ने अपनी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है। मुझ जैसे शख्स के साथ तो कोई आम और मामूली सी मुझ जैसी लड़की भी अगर शादी के लिए मान जाती तो मैं इस पर भी खुश हो जाता, लेकिन इतनी हसीनो खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी मुझे खुद को इसके साथ ज्यादती लग रही थी। मैंने कहा, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप इतनी हसीन है। मुझे लगा जमशेद अपनी बहन की शादी खुद मुझसे करना चाह रहा है तो यकीनन इसकी बहन खूबसूरत नहीं होगी या वाजबी शक्ल की होगी, लेकिन आप तो बहुत खूबसूरत हैं, कम उम्र हैं। मेरे चेहरे पर फैली हुई उलझन वो समझ गई थी। कहने लगी, मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं था और मैं आपको पहले भी देख चुकी हूँ। ये बात मेरे लिए और हैरान कुन थी कि मेरी शक्ल देखकर भी वो शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शक्ल देखकर तो लड़कियां इनकार कर देती थीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। मेरे सामने के 4 दांत काफी ऊंचे थे, जो कि बात करते हुए और मुस्कुराते हुए फौरन से बाहर आ जाते थे। मेरे नक्श भी बुरे से थे। मैं बिल्कुल एक आम सा शख्स था, कोई खूबी थी ही नहीं मेरे अंदर। फिर इतनी हसीन लड़की मुझसे शादी क्यों कर सकती है। अब जो ख्यालात मेरे ज़हन में आने लगे, मैं डर के रह गया था कि कहीं इस लड़की के साथ कोई ऐसा हादसा तो नहीं पेश आया, कोई आंच आ गई हो, इसलिए इसके घर वालों ने मेरा इंतखाब किया। हाँ, शायद यही वजह हो सकती है, क्योंकि कोई भी अपनी इतनी खूबसूरत बहन यूं ही तो मुझ जैसे को नहीं सौंप सकता। लेकिन ये सवाल सारा से करते हुए मैं कुछ झिझक महसूस कर रहा था। मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैंने कहा, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि आपके भाइयों ने मेरी शादी आपसे क्यों की है। वो कहने लगी, क्यों, आपको इतराज था क्या। बजाय मुझे जवाब देने के वो मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, मैं इस काबिल कहाँ के इतराज करूं, पर मैं समझ नहीं पा रहा। कहने लगी, अगर आपको इतराज था तो आप इनकार कर देते। ये कहते हुए इसका लहजा काफी सख्त हुआ था। फिर कहने लगी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी, आपको पसंद नहीं आई।
یہ سن کر میں اور حیران تھا کہ کیا یہ لڑکی باولی ہے، پاگل ہے، اسے میں نظر نہیں آ رہا، کیا اسے ٹھیک سے نظر بھی آتا ہے، یا اس کی نظر کمزور ہے، اسے میری بدصورتی نظر نہیں آ رہی۔ میں کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کافی اثر و رسوخ والے ہیں، محلے میں ان کا کافی نام ہے اور تم ان کی اکلوتی بہن ہو، میں نے جہاں تک سنا ہے لاڈلی بھی ہو، پھر تمہاری شادی اتنی سادگی سے اور وہ بھی مجھ سے۔ کہنے لگی بار بار آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری شادی آپ سے کیوں کی گئی؟ خدا کے لیے میرے سامنے اپنے آپ کو اتنا کمتر ظاہر نہ کرے، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ اس کی بات مجھے مزید الجھا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا سارا سے حقیقت جان جاؤں گا، لیکن میں تو مزید الجھن میں پڑ چکا تھا، کیونکہ اس کی باتیں مجھے بجائے میرے سوالوں کے جواب دینے کے مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ؟ اتنی بات کہہ کے میں چپ سا ہو گیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالا، کہنے لگی آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا باخدا شک نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے لیے سب کچھ بہت انوکھا ہے۔ اس نے اپنا سفید دودیا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، مجھے لگا جیسے مجھے زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات میں کمرے میں نہیں جا پایا تھا، باہر سین میں رکھی پرانی سی چارپائی بچھائی اور اسی پہ بستر ڈال کر سو گیا۔ پتہ نہیں یہ مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن میں کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمارا کچن چھوٹا سا تھا اور سین میں ہی تھا۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو سارا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اٹھ کے فوراً سے بیٹھ گیا۔ اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ پہلی رات دلہن کو میں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا، لیکن جو سوال ایک ہفتے سے میرے دماغ میں چل رہے تھے وہ اب بھی موجود تھے۔ بہرحال میں اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں ناشتہ بازار سے لے آتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، رات کو تو شادی ہوئی ہے تمہاری۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کچھ دن بعد بھی مجھے ہی کام کرنا ہے، میں ابھی بھی کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چائے پیئیں گے؟ اس نے فوراً سے بات بدل لی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لڑکی ہے کیا چیز۔ بہرحال میں نے کہا کہ جی بنا لو ناشتہ، اس نے میرے سامنے ہی کیا تھا۔ میں نے سوچا جب لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی سوال جواب میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی اسے دل سے اپنا لینا چاہیے، بلکہ اپنی خوش نصیبی پر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات کو میں اپنے کمرے میں ہی سویا تھا اور رونمائی میں اپنی بیوی کو میں نے اماں کی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، کیونکہ واحد وہ انگوٹھی میرے پاس موجود اور وہ اسی پہ خوش بھی تھی۔ مجھے لگا شادی کے اگلے روز میرے سسرال والے آئیں گے، رسم کے طور پر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، پھر مجھے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا، لیکن کوئی نہیں آیا تھا، نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی میری بیوی جانے کو تیار تھی۔ میں نے کہا کہ بے شک ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، لیکن چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، تم بھی اداس ہو گئی ہوگی، تمہارے بھائی بھی تمہیں ملنے کو دیکھنے کو بےتاب ہوں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ تمہارا میکہ ہے اور میں تمہیں تمہارے میکے سے دور کیوں کروں گا؟ کہنے لگی لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے کی رنگت سفید سی پڑنے لگی تھی، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور میں حیران تھا کہ اپنے ہی بھائی کے گھر میں جانے سے وہ یوں کیوں گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے پر میں نے عجیب سا اطمینان دیکھا تھا۔ میں گھر پہ کوئی بھی ملازمہ نہیں رکھ سکتا تھا، میری اتنی حیثیت نہیں تھی اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ آج تک میں نے اس کی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا اور اس ایک مہینے میں نے کئی بار اسے کہا کہ اگر وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے تو میں اسے چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بار میں جلدی گھر آ گیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی اور میری دکان کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے دکان جلدی سے بند کی اور گھر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ
वो जाय नमाज पे बैठी बेतहाशा रो रही थी, सिसकियों से रो रही थी। मैं हैरान था कि आखिर इसे हुआ क्या है। मैंने इसे कभी भी यूं रोते हुए नहीं देखा था। मेरे दिल में फिर अजीबोगरीब से सवाल उठने लगे। कहीं न कहीं कोई न कोई राज तो जरूर था जिससे मैं लाइलम था। मुझे इसका रोना समझ नहीं आ रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा जैसे इसने सलाम फेरा, अपने आंसू साफ किए। जाए नमाज उठा के पलट कर देखा तो मुझे सामने देखकर कुछ घबरा सी गई थी। कहने लगी, आप जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ, बाहर बारिश बहुत हो रही है और बारिश में दुकान पर कोई भी सामान लेने नहीं आता। कहने लगी, अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और अगर पकोड़े खाने हैं तो वो भी बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम ये बताओ, रो क्यों रही थी? मेरे सवाल पर इसके चेहरे पर पसीना आने लगा। हालांकि सर्दियों का मौसम था, लेकिन वो अपने दुपट्टे से माथे का पसीना साफ करने लगी। कहने लगी, नहीं, कुछ भी नहीं। तो नहीं, कोई बात नहीं है। फिर कमरे से बाहर निकल गई मेरे लिए चाय बनाने। मेरे लिए चाय बनाई, पकौड़े भी रखे इसके हाथ में भी। काफी ज़ायका था, बड़े मजे के खाने बनाती थी। मैं मजीद उलझता जा रहा था। मैं रात को सो रहा था कि जब मेरे घर का दरवाजा पूरी तरह से धड़ाम से बजने लगा। मेरे साथ साथ सारा भी उठ गई। मैंने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। मैं जब बाहर गया तो दो नौजवान थे। वो कहने लगे, कासम भाई, आपकी दुकान पर आग लग गई है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं तो नंगे पांव भागा दौड़ा गया। मैं नहीं जानता कब और कैसे मेरी दुकान पर वाकई आग लगी हुई थी। मेरा बहुत नुकसान हो गया था। मेरी छोटी सी दुकानदारी थी, लेकिन सारी की सारी जलकर खाक हो गई थी। मैं सर पकड़े रो रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर ये आफत टूट पड़ेगी। बहरहाल 3-4 लाख का सामान था मेरी दुकान पर और सारे का सारा जल चुका था। 2 दिन से मैं दुकान पर जा ही नहीं रहा था। जाता तो करता क्या, दुकान पर डालने के लिए कुछ नहीं बचा था। ना मेरे पास पैसे थे। मैं तो इन लोगों में था जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। मेरी वजह से सारा भी बेहद परेशान थी। मैं सर पकड़े चारपाई पर ही बैठा था जब इसने मेरा हाथ थामा। कहने लगी, कासम, क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, क्या खाक ठीक हो जाएगा? दुकान का सब राशन जल गया। घर की दाल रोटी चल रही थी और अब ये भी जल गई है। इसने अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतार के मुझे दे दी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, कोई बात नहीं, ये आप बेचकर अपने दुकान पर थोड़ा सा सामान डाल लें। मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है। अम्मा की इस अंगूठी के अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं था। अब वो भी तो मुझे बेचने के लिए कहोगी तो मेरे लिए डूब मरने का काम होगा। ये तुम रखो। मैंने वो अंगूठी इसे वापस पकड़ा दी। सोच रहा था कि शहर जाकर जहां से मैं माल लेकर आता हूँ इनकी मिन्नत समाजत करता हूँ। कुछ सामान मुझे उधार दे, मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा ताकि दुकानदारी चल सके। लेकिन वो कहने लगी कि आप परेशान होंगे तो मैं ऐसे सोने चांदी का क्या करूंगी। पता नहीं कैसी लड़की थी, एक तो खूबसूरत, कम उम्र, फिर अमीर घर से आई थी और इस पर इतनी साबरा भी। आज के दौर में मेरे लिए ये बात फिर से उलझन का शिकार होने लगी। मैं इसके खुलूस पर खुदा न ख्वास्ता शक नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने वो अंगूठी ली, शहर जाकर अंगूठी को बेचा। मुझे नहीं पता था कि अम्मा ने 1 तोले की अंगूठी संभाल रखी है। तकरीबन 2.5 लाख मुझे अंगूठी का मिला था और मैंने इसका सामान खरीदकर अपनी दुकान पे डाल लिया। लेकिन अब भी मजीद पैसों की जरूरत थी। बहरहाल जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन मुझ पर कुछ कर्ज भी था। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि मैं कर्ज वापस कर दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। मुझे मेरे घर के दरवाजे पर बहुत गालियां देकर गए, भला बुरा कह कर गए। जब मैं अंदर आया तो सारा रो रही थी। कहने लगी, काश मेरे पास कुछ और होता तो मैं आपकी खातिर वो भी बेच देती। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कर लूंगी सब कुछ। बहरहाल अगले रोज मैंने सोचा कि मुझे इसे मेके छोड़ आना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी, रोने लगी थी। मैंने इससे पूछे बिना इसे कहा कि तैयार हो जाए। कहने लगी, क्यों, कहाँ जाना है? मैंने कहा, किसी से मिलने जाना है। इसने फौरन से अपनी चादर पहन ली। मैं खामोशी से इसको इसके मेके ले गया। दरवाजे के पास जाकर मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन तब तक मैं दरवाजा खटका चुका था।
दरवाजा जमशेद ने खोला था, लेकिन जैसे ही इसने सारा को देखा तो माथे पर बल डाल लिए इसने मुझे देखकर पीछे हट गया। कहने लगा, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग। हम दोनों अंदर आ गए। बस एक सादा पानी का गिलास ही मेरे सामने पेश किया गया था और सारा ये देखकर सबको घूर घूर के देख रही थी। मैंने सादा पानी ही पिया। मैंने कहा, असल में मैंने सोचा शादी को 2 महीने हो गए, आप लोग उदास हो गए होंगे, इसलिए मैं सारा को यहाँ छोड़ने आया था। कल आकर ले जाऊंगा। किसी किस्म की भी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई थी। बहरहाल मैं सिर्फ 15 मिनट रुका था और किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछा, मरम्मत तक नहीं दिखाई। मैं वापस अपने घर पर आ गया, लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए लेटा, आंखों के सामने सारा का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। पता नहीं क्यों, बहरहाल मैंने अपने आप को झटका और सो गया। लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि वो रो रही है, कह रही है, कासम मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बेसाख्ता उठकर बैठा था। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। मैं फौरन से उठा, चप्पल पहनी, अपनी गर्म शाल ली और सारा के घर पहुंच गया। लेकिन मैं हैरान रह गया था क्योंकि ताला लगा हुआ था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इनके घर पे ताला लगा हो। अगर कोई 1-2 भाई घर पर नहीं भी होते थे तो बाकी भाई जरूर होते थे, फिर इनकी बीवियां, बच्चे। लेकिन घर पर ताला देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ गए हैं और सारा ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। फोन तो इसके पास था, वो फोन करके बता सकती थी हम लोगों ने कहीं जाना है। जैसे ही मैं पलटा, मुझे अंदर से सिसकियों की और दबी दबी चीखों की आवाजें आई। मेरी तो गोया जान निकल गई। मैं लंबी लंबी दीवारें झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी ये कोशिश नाकाम जा रही थी। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे अंदर देखना चाहिए। मैं दरख्त पर चढ़ गया जो कि दरवाजे के थोड़े से फासले पर बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था, काफी ऊंचा था। इस दरख्त के सहारे मैं ऊपर चढ़ा और दीवार फलांग कर जैसे ही नीचे कूदा, सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। काफी बड़ा सेन था इनके घर का और घर के सेन के इतराफ में कुछ कच्ची जगह थी जहां कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी। वहां पर एक कब्र खोदी जा रही थी और सारा का मुंह और दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो मुझे देख रही थी। इसके भाइयों ने इसे पकड़ रखा था और इस कब्र में फेंकने लगे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर तो मैंने ना आओ देखा ना ताऊ और जमशेद और इसके भाइयों को मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हटो पीछे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। वो कहने लगे, इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालेंगे, जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी बहन के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती करते हुए। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। जब मैं अचानक से यहाँ आ गया, देखो मेरी बीवी को छोड़ दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। शायद मेरी इस धमकी पर वो कुछ घबरा गए थे। उन्होंने जैसे सारा को छोड़ा, सारा भागते हुए मेरे पास आ गई, बड़ी घबराई हुई थी। क्यों कर रहे थे तुम लोग ये सब कुछ। कहने लगे, ये कमबख्त हमसे हिस्सा मांग रही है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारे यहाँ बेटी को कभी भी विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन ये कह रही थी कि ये केस करेगी, अपना हिस्सा वसूल करेगी। हिस्सा ना देने की खातिर ही तो हमने इसकी शादी तुम जैसे शख्स के साथ की थी। हम जानते थे अगर कोई पढ़ा लिखा शोहर होगा तो वो जरूर इसके साथ खड़ा होकर हमसे हिस्से का मुतालबा करेगा, हम पर केस करेगा। लेकिन जानते थे कि तुम कमजोर हो, कम पढ़े लिखे हो, इसलिए कभी भी हमारे सामने सर नहीं उठाओगे, कभी भी हिस्से का मुतालबा नहीं करोगे। मुझे इनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने सारा का हाथ पकड़ा और इनको बोला कि ताला खोलो, मुझे बाहर जाना है। इसका एक भाई दीवार फलांग कर बाहर गया और इसने ताला खोला। मैं सारा को घर वापस ले आया। सिसकियों से रो रही थी। इसकी पट्टी जो मुंह पर बंधी हुई थी मैं खोल चुका था। घर आकर इसके हाथ भी खोल दिए। मैंने कहा, क्यों मांग रही हो तुम इनसे हिस्सा। कहने लगी, इसलिए कि आप बहुत परेशान हैं और मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरे भाई दुनिया के सामने ये दिखाते थे कि वो मेरे लाड उठाते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन असल प्यार इनको जायदाद से था। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझ जैसे शख्स से शादी कर दी। कहने लगी, पहले मैं यही समझी थी, लेकिन अब मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ
क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने भाइयों को अपना हिस्सा खाने नहीं दूंगी। अपने हक की खातर लड़ूंगी, इन पर केस करूंगी और अपना हिस्सा लूंगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे फल भी देगा और सब्र करने वाले के साथ अल्लाह की मदद होती है। फिर यही हुआ था, मेरी दुकान दिनों में बहुत अच्छी चलने लगी और मैंने कर्जा भी उतार दिया। अब तो मेरे घर में काफी आसाइशें भी आने लगी थीं और दूसरी जानब सारा के भाइयों का करोड़ों का नुकसान हो गया था। इनका कपड़ा दूसरे मुल्क से आता था, लेकिन बहरी जहाज को आग लग गई थी। सब के सब पागल होने लगे थे, रोना धोना मच गया था। बहन का हिस्सा खाने से कभी भी भाई फूलते और फलते नहीं हैं, बल्कि बर्बाद होते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी बहनों के हक तलफी मत किया करें, क्योंकि इनकी दुआएं भाइयों को कामयाब भी कर देती हैं और इनकी बद्दुआएं इन्हें बर्बाद भी कर देती हैं। आज की कहानी के बारे में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।